Dear student, today we are starting our third chapter, Distributed DBMS Architecture. So इस चैप्टर में हम डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS के जो वेरियस आर्किटेक्चर है उसको हम स्टडी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्किटेक्चर तो क्या है, बिकॉज हमने अपने DBMS चैप्टर में भी पढ़ा था कि DBMS हैव इट्स ओन आर्किटेक्चर. तो आर्किटेक्चर किसके लिए यूज़ होता है कि सपोज़ आप अपना खुद का कोई डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हो तो उसको किसके हिसाब से, कौन कौन से लेयर के हिसाब से और कौन कौन से फंक्शनलिटी के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हो. तो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर. सो आर्किटेक्चर क्या है और किसके लिए हमें ज़रूरी है. तो आर्किटेक्चर इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ कंपोनेंट और इनर कंपोनेंट ऑफ अ DBMS इंटरफेस विथ ईच अदर. तो कोई भी सॉफ्टवेयर आप क्रिएट करते हो, ओके, तो उसको क्या हो कि सॉफ्टवेयर को फंक्शनलिटी होती है, उसको हम एक लार्ज सॉफ्टवेयर बनने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी फंक्शनलिटी को हम कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं और कंपोनेंट में डिवाइड करके हम वो कंपोनेंट के पर्टिकुलर कंपोनेंट क्या फंक्शनलिटी करेगा उसके हिसाब से हम उसका आर्किटेक्चर डिफाइन कर सकते हैं. ओके, तो आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ द कंपोनेंट और इनर कंपोनेंट ऑफ द आर्किटेक्चर of DBMS interface with each other. There are different architecture is available for a distributed DBMS. Okay, so already distributed DBMS architecture के already model create किए हुए हैं. Okay, but which architecture is suitable for organization is depend on the requirement of organization. Okay, तो कौन सा आर्किटेक्चर आपको यूज़ करना है, okay, for the organization is purely depend on the requirement of the organization. okay, तो यहाँ पे याद रखना कि डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS में क्या है कि कोई भी पर्टिकुलर आर्किटेक्चर इज़ बेस्ट है वो हम नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS का आर्किटेक्चर है वो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्या है और वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा आर्किटेक्चर वहाँ पे फिट होगा उसके हिसाब से ही हम वो पर्टिकुलर आर्किटेक्चर यूज़ कर सकते हैं. ओके, जैसे कोई भी आप आर्किटेक्चर सोच लेते हो कि जैसे ओके जैसे ये 1 फर्स्ट नंबर का आर्किटेक्चर है, ओके, और ये फिट हो जाएगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो केस यहाँ पे ट्रू नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS आर्किटेक्चर. उसके लिए आपको कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट को स्टडी करना पड़ेगा. तो जनरली आर्किटेक्चर ऑफ अ सिस्टम डिफाइंड स्ट्रक्चर. तो आर्किटेक्चर हम क्रिएट करते हैं तो आर्किटेक्चर क्या बताता है, तो वो सिस्टम का हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं. ओके, तो स्ट्रक्चर जो है वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हो सकते हैं. दूसरा होता है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इस कंपोनेंट, कि सपोज़ कि हमने कोई कंपोनेंट बना दिया है तो वो कंपोनेंट का फंक्शन क्या होगा. ओके, और रिलेशनशिप एमॉन्ग द कंपोनेंट. ओके, कोई भी एक आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो उसको हमने चलो कि कंपोनेंट क्रिएट कर दिए और हर एक कंपोनेंट का फंक्शन क्या है, चलो एक कंपोनेंट का फंक्शन मैंने बता दिया, इसका कोई लॉजिकल फंक्शन लॉजिकल प्रोसेसिंग कर रहा है, दूसरा है जो इंटरनल लेवल पे काम कर रहा है, तीसरा है कोई इंटरनेट के कोई समथिंग लाइक दैट वर्क कर रहा है इंटरनेट के साथ. ओके, तो वो सब सारे कंपोनेंट हैं वो आपस में रिलेट कैसे होंगे और रिलेशनशिप कैसे होगी वो कंपोनेंट के पास. और चौथा है हाउ कंपोनेंट आर इंटरफेस विथ ईच अदर. ओके, तो वो एक दूसरे के पास इंफॉर्मेशन जो लेना है, इंफॉर्मेशन जो इन आउट होगी वो कैसे करेगा. ओके, सो जनरली जो आर्किटेक्चर है वो सिस्टम का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है. ओके, बट उसके साथ एसोसिएट है ये 4 इंफॉर्मेशन. ओके, नाउ 3 मेजर आर्किटेक्चर है हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड DBMS के. फर्स्ट है पीयर टू पीयर, सेकंड क्लाइंट सर्वर है और जो थर्ड वन है मल्टी DBMS है. ओके, सो वी विल डिस्कस विद द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आर्किटेक्चर दैट इज सेंट्रलाइज्ड DBMS. ओके, तो हमने ऑलरेडी सेंट्रलाइज्ड DBMS का आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है
ओके, आपके DBMS सब्जेक्ट में। ओके, तो जो वो सेंट्रलाइज का DBMS है उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन आर्किटेक्चर के। जो DBMS का आर्किटेक्चर है वो तो यहाँ पे हमको ज़रूर है, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड जो है, ओके, वो रिलाई कौन किस पे कर रहा है, तो सेंट्रलाइज DBMS पे ही कर रहा है। ओके, द conceptual framework to divide a standardization work into a manageable piece। तो जो सेंट्रलाइज और स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर है वो उसमें क्या है, तो अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क टू डिवाइड स्टैंडर्डाइजेशन वर्क इनटू अ मैनेजेबल पीस। तो 3 स्टैंडर्डाइजेशन, पहले कोई भी आर्किटेक्चर जब भी DBMS का क्रिएट करते हैं तो उसमें 3 स्टैंडर्डाइजेशन को कंसिडर किया हुआ है। फर्स्ट एक कंपोनेंट बेस पे कर सकते हैं, फंक्शनल बेस पे कर सकते हैं, डेटा बेस पे। ओके, अगर हम फंक्शनल कंपोनेंट के बेस पे कोई आर्किटेक्चर डिफाइन करने जा रहे हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन योर सिस्टम कंपोनेंट। ओके, तो अगर आप कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करने जा रहे हैं, आपका कोई सॉफ्टवेयर, ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिफाइन योर सिस्टम कंपोनेंट, कि मेरी सिस्टम में ये सारे कंपोनेंट हो गए। देन डिफाइन विच कंपोनेंट परफॉर्म विच वर्क, कि आपने चलो कंपोनेंट तो डिफाइन कर दिए, पर वो कंपोनेंट है वो इंडिविजुअली क्या वर्क करेंगे। ओके, और हाउ कंपोनेंट आर कनेक्टेड टू ईच अदर, और वो जो सारे कंपोनेंट है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे होंगे, या कोई इंफॉर्मेशन चेंज करनी है, कम्युनिकेट करनी है एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे एक्सचेंज होगी। ओके, एंड एडवांटेज क्या रहता है, अगर हम कोई आर्किटेक्चर को कंपोनेंट बेस पे कर रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा, तो डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन एक इजी हो जाएगा। बट डिसएडवांटेज क्या होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम बाय सीइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। ओके, तो टोटल ऑल ओवर जो अपना आर्किटेक्चर है उसकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ओके, वो एक इंडिविजुअल कंपोनेंट क्या वर्क कर रहा है उसके हिसाब से हम डिफाइन कर सकते नहीं है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम बाय सीइंग द फंक्शनैलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल कंपोनेंट, कि एक इंडिविजुअल कंपोनेंट राइट नाउ क्या वर्क कर रहा है उसके हिसाब से हम पूरी जो सिस्टम की जो फंक्शनैलिटी है वो डिटरमाइन कर सकते नहीं है। दूसरा जो हमने देखा था वो क्या था, कि हम आर्किटेक्चर को फंक्शन बेस पे जो क्रिएट करते हैं तो क्या होगा, द फंक्शनैलिटी ऑफ द सिस्टम इज डिटरमाइंड बाय which kind of the user or a group of user interact with the system। तो फंक्शनल बेस पे कर रहे हैं तो हम फर्स्ट क्या देखेंगे, हम कंपोनेंट को कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे, फंक्शन, कि विच टाइप ऑफ यूज़र आर गोइंग टू कनेक्टेड विद द सिस्टम, कि वो सिंपल यूज़र है, ऑथोराइज यूज़र है या एडमिनिस्ट्रेटर। ओके, तो वो जो हम फंक्शन करेंगे आर्किटेक्चर वो किस पे बेस पे होगा, तो फंक्शनल बेस पे होगा, कि कोई पर्टिकुलर सिंपल यूज़र है तो सिंपल यूज़र के लिए क्या फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, अगर कोई यूज़र ऑथोराइज यूज़र है तो उसको क्या फंक्शनैलिटी मिलनी चाहिए, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो उसको क्या फंक्शनैलिटी हो मिलनी चाहिए। तो हम कौन कौन के टाइप के यूज़र कनेक्टेड होके उसके बेस पे क्या डिफाइन करेंगे हमारा आर्किटेक्चर। और थर्ड है जो है डेटा के बेस पे हम आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो तो क्या होगा, तो विच काइंड ऑफ अ डेटा a DBMS have to process and how to manage those data। ओके, हम अगर कोई डेटा है तो डेटा के हिसाब से हम अगर DBMS का आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं तो हम क्या देखेंगे, विच काइंड ऑफ DBMS हैव टू प्रोसेस, कि कौन से डेटा सेव होगा और वो डेटा पे प्रोसेस कैसी होगी, और प्रोसेस होने के बाद हम वो डेटा को सिक्योर और मैनेज कैसे करेंगे, उसके हिसाब से हम आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते। सो ऑन द बेस ऑफ इट्स डिफाइंस एंड कंपोनेंट ऑफ द DBMS, सो ऑन द बेस ऑन इट्स डिफाइंस द कंपोनेंट ऑफ द DBMS, तो उसके हिसाब से हम DBMS के कंपोनेंट क्रिएट कर सकते। हमारा जो वेल नॉन DBMS का जो आर्किटेक्चर है वो है ANSI Spark। A committee for a task established in 1972 by ANSI under the Spark। ओके, तो जो अपना सेंट्रलाइज DBMS जो था, ओके, उसको हम ANSI Spark
आर्किटेक्चर कर सकते हैं जो ओके। सो फाइनल आर्किटेक्चर ऑफ सेंट्रलाइज्ड DBMS वाज रिलीज इन 1977 एंड इट इज़ नॉन एज अ NC-SPARC DBMS फ्रेमवर्क और आर्किटेक्चर भी कह सकते। तो जो अपना NC-SPARC जो मॉडल था उसको हमने देखा कि कंपोनेंट बेस पे क्रिएट कर सकते हैं हम आर्किटेक्चर, देन फंक्शनल बेस पे क्रिएट कर सकते हैं एंड डेटा के बेस पे कर सकते। तो अपना जो NC-SPARC मॉडल है जो हम राइट नाउ यूज़ कर रहे हैं हमारे कोई भी DBMS में, आप ओरेकल यूज़ कर रहे हो, देन आप SQL सर्वर यूज़ कर रहे हो या MySQL यूज़ कर रहे हो, ओके। सो फॉर दैट it is data based, okay। so all these architecture are based on the data। so reference model है, so architecture, this architecture is data independent, okay। तो एक्सटर्नल व्यू है हमारे पास, कॉन्सेप्चुअल व्यू है और इंटरनल व्यू है। यहाँ पे एक्सटर्नल व्यू क्या किसके लिए यूज़ होता है, दिस इज यूज फॉर द एंड यूज़र, ओके। सो एक्सटर्नल व्यू है कि एंड कम्युनिकेशन पॉइंट कह सकते हैं कि जिससे आगे कोई यूज़र उसके साथ इंटरेक्ट हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर यूज़र है, दिस सपोज सिंपल यूज़र है, तो सिंपल यूज़र कोई एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू हमारे डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट हो सकता है। सपोज के कोई एडमिनिस्ट्रेटर है तो एडमिनिस्ट्रेटर कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद आवर डेटाबेस बाय डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। वो कॉन्सेप्चुअल व्यू है, तो कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या कर रहा है, सो इट प्रोवाइड द बेस फॉर अ एक्सटर्नल स्कीमा। तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या कर रहा है, तो उसके ऊपर का जो लेवल है दैट इज एक्सटर्नल व्यू, उसको बेस प्रोवाइड कर रहा है। बेस प्रोवाइड दैट मीन्स कम्युनिकेशन होगा। कॉन्सेप्चुअल व्यू क्या करेगा कि इंटरनल व्यू एंड एक्सटर्नल व्यू के बीच में एज अ कम्युनिकेशन वर्क करेगा। तो जो एक्सटर्नल व्यू से जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो कॉन्सेप्चुअल व्यू के जरिए इंटरनल व्यू में जाएगा और इंटरनल व्यू से वो डेटा कॉन्सेप्चुअल व्यू के साथ आके फाइनली एक्सटर्नल व्यू में जाएगा। सो ओवरऑल व्यू ऑफ द डेटा इज stored here, okay। so the data that is view at external schema is subset of a conceptual view for a DBMS or a developer, okay। तो external view में हमको जो भी डेटा मिल रहा है, these are the number of user 1 2 3 and 4। तो यहाँ पे ये यूज़र को जो डेटा दिख रहा है या मिल रहा है, ओके, वो डेटा क्या होगा, तो सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, तो कॉन्सेप्चुअल व्यू का। तो हम जो भी रिलेशन क्रिएट करते हैं तो उसके एक्चुअल डेटा तो बहुत सारे होंगे, पर वो सारे डेटा में से कौन सा डेटा आएगा, तो जो ओनली वही डेटा आएगा जो यूज़र ने रिक्वेस्ट किया है, ओके। तो वो डेटा हमारा DBMS सॉफ्टवेयर है वो सर्व करेगा। तो इंटरनल स्कीमा यहाँ पे क्या कर रहा है, तो इंटरनल स्कीमा में क्या है, तो दिस स्कीमा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर ऑन द डिस्क। यहाँ पे जो इंटरनल व्यू है वो स्टोरेज के फंक्शन के हिसाब से वर्क कर रहा है, क्योंकि जो फाइनल हमारा टेबल का जो रिलेशन का डेटा जो स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है, तो हमारे स्टोरेज मीडिया में होता है। वो हार्ड डिस्क में होगा, स्टोरेज मीडिया में, ओके। तो स्टोरेज मीडिया के साथ क्लोजली कौन सा व्यू कनेक्टेड होगा, इंटरनल व्यू, ओके। सो इंटरनल व्यू मोस्ट ऑफ वर्क क्या करेगा, उसके डेटा के साथ करेगा। This view is for the DBMS and schema means what, it is data about data, okay। so this is the well-known NC-SPARC architecture of our centralized DBMS or a data management system। Now data dictionary क्या है, so I think you have already studied about the data dictionary in the DBMS subject। so data dictionary contains the schema। कौन सी स्कीमा होती है, तो उसमें इंटरनल स्कीमा भी होती है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा भी रहती है एंड एक्सटर्नल स्कीमा भी रहती है। सो डेटा डिक्शनरी कंटेन्स द स्कीमा मैपिंग डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैटिक्स एंड एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन। नाउ मैपिंग क्या है यहाँ पे, तो मैपिंग क्या है और क्यों रिक्वायर्ड है। सो मैपिंग क्या है, तो व्हेन द डिफरेंट लेवल आर लिंक विथ ईच अदर दे शुड हैव अ मैपिंग, ओके। यहाँ पे क्या है, कौन सा लेवल है, डिफरेंट लेवल। तो यहाँ पे अब प्रीवियस फिगर में हमने देखा है कि यहाँ पे हमारे पास 3 लेवल है, एक्सटर्नल व्यू है, कॉन्सेप्चुअल व्यू है और इंटरनल व्यू है, ओके। अगर हम कोई टेबल क्रिएट करते हैं
लेट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन और समथिंग टेबल। तो वहाँ पे कोई हमने एट्रीब्यूट क्रिएट की है, ओके, कंसेप्चुअल व्यू में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्सटर्नल स्कीमा, अगर सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर है कि एक्सटर्नल लेवल पे हमने एक एट्रीब्यूट का नाम दिया हुआ है एज। कौन से लेवल पे? एक्सटर्नल लेवल पे, ओके। कॉन्सेप्चुअल लेवल पे उसका नाम क्या है? तो मैंने वो एट्रीब्यूट का नाम दिया है कॉन्सेप्चुअल एज, ओके। तो ये हमारा टॉप लेवल है जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट हो सकता है। ये कॉन्सेप्चुअल लेवल है जिसके पास डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा कि जो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वर्क कर रहा है। और ये जो लेवल है इंटरनल, वो हम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकते, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल के हिसाब से ही वर्क करता है। तो नेम ऑफ द सेम एट्रीब्यूट में भी इंटरनल एज, ओके। तो हमने जो एट्रीब्यूट किया हुआ है क्रिएट एज, ओके, उसका मैपिंग होना चाहिए कि वो एज की जो एट्रीब्यूट है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में किस नाम से स्टोर है। तो एज जो है हमारी कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या नाम दिया है हमने? कॉन्सेप्चुअल एज दिया है, ओके। ये कॉन्सेप्चुअल एज है, वो तो कौन से लेवल पे वर्क करेगा? कॉन्सेप्चुअल लेवल। बट एक्चुअली फिजिकल स्टोरेज में वो कैसे स्टोर हुआ है तो हमको नहीं पता है, बट हम देख लेते हैं कि उसको हमने कोई इंटरनल एज के हिसाब से सिस्टम ने स्टोर किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैपिंग होना चाहिए कि एक्सटर्नल लेवल पे जो एज है वो कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या है? कॉन्सेप्चुअल एज है, और इंटरनल लेवल में वो क्या है? इंटरनल एज है, ओके। मैपिंग का एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि सपोज कोई आप जावा या सी प्रोग्रामिंग कर रहे हो और आपने कोई इंटीजर आई क्रिएट किया है और उसके साथ कोई वैल्यू स्टोर की है 10। तो यहाँ पे क्या होगा? i इज इक्वल टू 10। सो i क्या है? वेरिएबल है, और 10 है वो वैल्यू है। तो जो 10 वैल्यू है हमने किसके साथ बाइंड की या मैप की है? i के साथ। सो व्हेनेवर हम जहाँ पे भी i का रेफरेंस डालेंगे हमको कौन सी वैल्यू मिलेगी? 10 मिलेगी, ओके। सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि हमको 10 चाहिए, बट हम क्या एक्सेस कर रहे हैं? वेरिएबल i। तो यहाँ पे क्या है? हम एक्सटर्नल लेवल पे हमें एज चाहिए, बट वो इंटरनली कौन से नाम से स्टोर है? कॉन्सेप्चुअल एज, ओके। एंड कॉन्सेप्चुअल एज फाइनली कौन से नाम से स्टोर होगी? इंटरनल एज, ओके। सो डेटा डिक्शनरी जो रहती है वो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है अबाउट दी मैपिंग इंफॉर्मेशन। नाउ स्टैटिक्स क्या है? तो इट इज़ यूज बाय द DBMS वेरी फ्रिक्वेंटली फॉर अ डिफरेंट पर्पज, ओके। इट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द DBMS, ओके। स्टैटिस्टिक क्या है? जनरली कोई नंबर है डेटा, ओके, कि सपोज के मुझे कोई पर्टिकुलर थिंग का परफॉर्मेंस देखना है। सपोज के कोई क्वेरी मैंने एग्जीक्यूट की है तो वो क्वेरी कितने टाइम, कितने मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट होती है, ओके। सपोज के नंबर ऑफ कस्टमर ज़्यादा डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो सेम क्वेरी सेम टाइम पे एग्जीक्यूट होती है या वो कोई ज़्यादा टाइम लेती है एग्जीक्यूट होने में, ओके, और समथिंग लाइक दैट। सो इट इज़ जस्ट लाइक अ नंबर स्टैटिस्टिकल डेटा, okay, that is used to improve the performance of the DBMS system. सपोज स्टैटिस्टिक में हम क्या ले सकते हैं? तो रिकॉर्ड ले सकते हैं, उसकी साइज ले सकते हैं, एट्रीब्यूट एंड मैनी मोर। इट कॉल्ड स्टैटिस्टिक ऑफ द डेटा स्टोर इन द डेटा डिक्शनरी। अगेन डेटा डिक्शनरी इज यूज फॉर मैपिंग, डेटा डिक्शनरी इज ऑल्सो यूज फॉर स्टैटिस्टिक्स। दूसरा आता है एक्सेस कंट्रोल इंफॉर्मेशन, that is also associated with a data dictionary. So access control information किसके क्या यूज़ होता है इसका? टू मैनेज द डेटा एंड द यूज़र, ओके। बिकॉज हम एक्चुअली डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो डेटा है वो कौन कौन जिससे यूज़र को अलाउ करते हैं, प्रिविलेज करते हैं कि वो देख सकता है, एडिट कर सकता है, या मॉडिफाई कर सकता है, या डिलीट कर सकता है, ओके। सो हम क्या करेंगे? अपनी जो इंफॉर्मेशन है डेटा उसको हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। विच यूज़र कैन एक्सेस विच डेटा, कि सब उसके एडमिनिस्ट्रेटर है उसको हम अलाउ करते हैं कि सारे डेटा देख सकता है। कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पर्सन है तो वो मार्केटिंग का ही डेटा देख सकता है। कोई प्रोडक्शन का एम्प्लॉय है तो प्रोडक्शन का ही डेटा देख सकता है, ओके। उसके अलावा कोई डेटा हम प्रिविलेज नहीं कर रहे हैं तो वो एक्सेस नहीं कर सकता है। सो विच काइंड ऑफ ऑपरेशन यूज़र कैन परफॉर्म ऑन द डेटा,
और जो डेटा है उस पर कौन सा ऑपरेशन कर सके। सपोज़ कि हमने कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट को डेटा खाली व्यू करने को दिया है, मॉडिफाई नहीं कर सकता है वो, तो such kind of also access information is stored into the data dictionary. Okay, so leave this lecture. In the next lecture we will finally discuss the architecture of a DBMS. Thank you.